तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम जानदार होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तक कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे एग्जाम को देखते हुए। जी बिल्कुल अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। और क्लास को, एक भी दिन क्लास को मिस ना करें, ये भी कोशिश करें साथ में बच्चों, ठीक है? क्योंकि जितने भी आपके लिए वीडियो डाले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए, इसी क्रम पे आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अभी तक हमारा चैप्टर चल रहा था उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था। इसी क्रम पे आपके लिए आज हम लेके आए हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था है क्या, सबसे पहले तो ये पता करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। जी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आप समझ पा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? इसकी स्थापना कृषि विकास, गौवंश संवर्धन, बागवानी, खादी ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से की गई। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कृषि विकास, गौवंश संवर्धन, बागवानी, खादी ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से की गई। बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से आते हैं? एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ओके बच्चों, बिल्कुल सर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अप्रेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जैसे ही लागू हुआ प्रदेश सरकार में, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायत राज अधिनियम, यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अप्रेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण। पंचायतों का विकास कैसे हुआ? पंचायतों का विकास का लगभग 6 प्रोसेस थी, 6 चरण में विकास इसका हो पाया।
तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण कब चला? 1947 से 1952-53 तक। ठीक है। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि कब पंचायतों की स्थापना हुई? तो 15 अगस्त सन 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। ठीक उसके 2 साल बाद पंचायतों की क्या हो गई? स्थापना हुई। इसके बाद जब संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। जब संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्राम स्तरों पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद आर्टिकल 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्राम स्तरों पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करे। पंचायतों के विकास का दूसरा चरण कब से कब? पहला 1953-54, इसके बाद 59 से 60। वर्ष 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। जब दूसरा चरण आया पंचायतों का सन 1953-54 में, तब पंचायतों की सक्रियता को बढ़ाया गया। उससे संबंध में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति को नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया। यानी कि जब विधानसभा के सदस्यों की एक समिति बनाई गई तो इस समिति के सुझावों को दृष्टि में देखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। वर्ष 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है पंचायतों का दूसरा आम चुनाव कब संपन्न हुआ? वर्ष 1955 में, जिसमें ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। सन 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आई होप सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ विजुअल होगा। 10 फरवरी 1961 से लेकर 7 फरवरी 1962, लगभग 1 साल का कार्यकाल के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। 10 फरवरी 1961 से लेकर 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तीसरा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ, यानी कि इलेक्शन हेल्ड कराए गए। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। तो तीसरा सामान्य निर्वाचन चुनाव संपन्न कब कराया गया? 10 फरवरी 1961 से लेके 7 फरवरी 1962 तक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। जब इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद की इकाइयों को जब एक ही सूत्र में बांध दिया गया,
फिर इसके बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। पंचायत के विकास का चौथा चरण जो कि 1972-73 19 से लेके 1981-82 तक चला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1972 से लेके 82 तक चला। वर्ष 1972-73 में पंचायतों के आम चुनाव फिर संपन्न कराए गए, यानी कि फिर से इलेक्शन कराए गए पंचायत के। इस चुनाव में उनके मतदाताओं की यानी कि मतदाताओं की आयु एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले जब लोग चुनाव डालते थे क्या थी, तब अधिकतम उम्र 18 वर्ष थी। अब क्या कर दिया गया है कि मतदाताओं की 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। ये पंचायत के विकास का जब चौथा दौर चल रहा था, तब उस समय पंचायत के चुनाव के मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है बच्चों, जैसा कि अभी भी आप अगर गांव में वोट डालने जाते हैं, आप विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, या आपका प्रधानी के वोट हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको कम से कम आपकी न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, तब तो आपका वोटर आईडी बन सकता है, वोटर कार्ड बन सकता है। और यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम चढ़ा हुआ है और 18 उम्र आपने पूरी कर ली है, तो फिर आपका वोट बन सकता है और आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, पंचायतों के विकास का पांचवा चरण वर्ष 1983 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। 1983 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। वर्ष 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। वर्ष 1988 में जब पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया गया, यह व्यवस्था की गई थी कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर लगभग 30% प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं को भी प्राप्त होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। पहले तो ये कहा गया कि 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए, फिर ये भी कहा गया कि कम से कम अनुसूचित जाति की महिला को एक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ग्राम पंचायत के विकास का छठा चरण यानी कि छठवां चरण वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। तो ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत के विकास का छठा चरण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सब कुछ, एवरीथिंग इज विजिबल। तो 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई कब माना गया? ये माना गया वर्ष 1994 में। स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों एवं वह उसे पूरा कर सके। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का और 5 साल में पूरा उस कार्यकाल को अपना कर सके। प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा 23 अप्रैल 1994 अधिसूचना के द्वारा राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में
73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। अब ये कह सकते हैं हम कि अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के तहत क्या किया गया कि स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कराई गई। इसके बाद वर्ष 1994 से लेके अभी तक इसकी देखरेख में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य इलेक्शन संपन्न कराए जाते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जब छठा कार्यक्रम चल रहा था उस समय का ये है सब कुछ। वर्तमान में क्या क्या था? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान। अगला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में आरसीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था, ये भी बताया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में आरसीसी रोड एवं केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था। भूख मुक्ति, भूख से लोग मुक्त हों एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। बहुउद्देशीय पंचायत भवन, ठीक है। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना, बहुउद्देशीय पंचायत भवन। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अंत्येष्टि स्थलों का विकास। यह है क्या कि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में इनके द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों को क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके। अगला, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। 1994 में इसकी स्थापना कर दी गई। इसके बाद पंचायतों का चुनाव राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा 1995 से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के त्रिस्तरीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस प्रकार से? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है, जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत वाले में कराया जाता है, ठीक इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहा है, में बहुत अच्छा बन रहा है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे, ग्राम प्रधान होगा या सरपंच होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। तो नगर निकाय 3 प्रकार गठित होते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वें संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जर्जी में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में चौहत्तरवें संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 के। इसके तहत संविधान के आर्टिकल 243 से लेकर 243 जर्जी में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, बिल्कुल। 243 आर्टिकल में क्या है? डेफिनेशन दी गई है म्युनिसिपैलिटीज की। 243 क्यू में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज।
म्युनिसिपैलिटीज का क्या संविधान है। 243 आर में कंपोजिशन है म्युनिसिपैलिटीज का। 243 एस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी। इसी प्रकार से 243 जर्जी तक पूरा ये सब क्या है, एक आर्टिकल सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि नगर निकाय के लिए विशेष व्यवस्था का प्रणाली की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 क्यू में क्या, नगर पालिकाओं का गठन। जी बिल्कुल। 74वें संविधान संशोधन के बाद 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार के सभासद होते हैं। ध्यान रखेंगे, नगर निगम में एक मेयर होगी, एक उपमेयर होगी और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कौन, मेयर, तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि आप ले भी आते हैं 2 साल बाद और वो बिल पारित नहीं होता है तो वापस से फिर आप 2 साल तक प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं उसके खिलाफ। तो मेयर का निर्वाचन यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। पद धारण तिथि से यानी कि जिस दिन वो कुर्सी पे अपनी बैठ जाता है से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन। निगम में होने वाली नगर निगम में होने वाली निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती। नगर निगम में होने वाली निर्वाचित सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होगी, 110 से ज्यादा नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का प्रदेशित क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नगर पालिका का प्रदेशित क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आज के ये सेशन। अगला इसी में आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं, वर्तमान में पंचायत राज कैबिनेट मंत्री कौन है। इस क्वेश्चन को आपके लिए आज होमवर्क में दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप कल इसका आंसर लेके आए या हमको इसी कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्तमान में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री कौन है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आज हमने पंचायती राज व्यवस्था चैप्टर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है, कौन से संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है क्या, इसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत आते हैं। इसके बाद 19 पंचायतों की स्थापना कब हुई, पंचायतों का विकास के चरण हम लोगों ने पढ़े, कितने चरण में विकास हुआ पंचायतों का। ठीक है बच्चों, और पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैसे लोग क्रियान्वित हो रहे हैं, कैसे उनको लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों ने नगर निकाय पढ़ा, नगर निकाय कितने प्रकार के होते हैं, किस संशोधन द्वारा इसमें
क्या होते हैं? कैसे मेयर का चुनाव होता है? कितने साल के लिए चुना जाता है मेयर? सभासद कितने प्रकार के होते हैं? निगमों में, नगर निगम में संख्या कितनी होती निर्वाचित संख्याओं की? इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ आज के सेशन में पढ़ा। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात होती है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए। आप सभी को प्यार भरा आशीर्वाद मिला। ठीक है, चलिए बच्चों, धन्यवाद। राधे राधे, गुड इवनिंग।